नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कपिल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि हम आपके चैप्टर नंबर 1 को लेकर चल रहे थे, जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में देखा कि केमिकल रिएक्शंस को हम किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, या कोई भी रासायनिक समीकरण है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, वो हमने देखा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रासायनिक समीकरणों को के संतुलित करने के बारे में, कि किस प्रकार रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है, ठीक है। तो अपन जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो कैसे रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। पिछली क्लास में पढ़ा हमने, किसे कहते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद जो है, उनके समान तत्वों के समान परमाणुओं की जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अर्थात अभिकारक में और उत्पाद में अणु बोल सकते हैं, परमाणु बोल सकते हैं, आयन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभिकारक में और उत्पाद में परमाणुओं की या अणुओं की जो संख्या है वो क्या है? बराबर होनी चाहिए। ऐसी अभिक्रियाओं को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण कहते हैं। क्लियर भाई? अब यहां पर ध्यान दीजिए कि रासायनिक समीकरणों को जो संतुलित किया जाता है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर किया जाता है। कौन से? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। तो आप यहां पर इसी में हेडिंग डालकर लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संरक्षण नियम, ठीक है। तो बात आती है द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है। मैंने अभी बताया कि रासायनिक अभिक्रियाओं को हम जो संतुलित करते हैं वो कौन से नियमों के आधार पर करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियमों के आधार पर। तो दोस्तों, ये नियम क्या कहता है? देखो, सबसे पहले तो नियम के बारे में जान ले कि क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये जो नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक समीकरण में अभिकारक में और उत्पाद में परमाणुओं की, अणुओं की या आयनों की जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। उनका द्रव्यमान जो है बराबर होना चाहिए। द्रव्यमान से बात आ रही है तो अभिकारक में और उत्पाद में जो अणु है, परमाणु बोल सकते हैं, या आयन जो है, उनका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान मतलब उनके परमाणुओं की संख्या, द्रव्यमान या परमाणुओं की जो संख्या है वो क्या है? बराबर होनी चाहिए। उसे ही हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण को, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या इस नियम के अनुसार वह नियम जिसमें ना तो किसी पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, वो कौन सा नियम कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हम इसको लिख लें, क्या हो गया कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक, देखो शॉर्ट में लिखा है रासायनिक समीकरण में अभिकारकों व उत्पादों के अणु या परमाणु या आयनों का द्रव्यमान अर्थात अभिकारक उत्पाद में अणु या परमाणु या आयनों का द्रव्यमान या अर्थात उनके
अर्थात उनकी संख्या समान होनी चाहिए। ये कौन सा नियम कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पाद जो हैं उनके अणु बोल सकते हैं, मैंने अभी बताया परमाणु या आयन, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, उनके अणुओं की या परमाणुओं की या आयनों की का जो द्रव्यमान है, आयनों का जो द्रव्यमान है अर्थात उनकी संख्या कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। वो कौन सा नियम के अनुसार है? द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार। ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का। अर्थात करके हम लिख सकते हैं, अथवा जो दूसरे तरीके से इसे कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण में ना तो नए पदार्थों का निर्माण किया जा सकता है, निर्माण होता है, ना तो निर्माण किया जा सकता है, किया जा सकता है वह ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल उन्हें एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में ना तो नए पदार्थों का क्या किया जा सकता है? निर्माण किया जा सकता है, और ना ही उनको क्या किया जा सकता है? नष्ट। केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऐसे उस नियम, ये किसके नियम के अनुसार है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। दोनों की देखो, दोनों की लैंग्वेज बदल दी है लेकिन अर्थ जो है वो सेम ही है। यहां पर बताया कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के जो अणु हैं, ठीक है, उनका द्रव्यमान या उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। और वही यहाँ क्या है कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, मतलब परमाणु की संख्या तो समान होगी, अब उनको हम एक दूसरे में कुछ में भी कैसे भी बदल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ये आपको लिखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको कोई सा भी ये बता देना है, चाहे ये लिख दो आप, चाहे ये लिख दो। ठीक है, इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में जो अणु परमाणु या आयन है अभिकारकों के, उनका द्रव्यमान समान रहता है, समान होना चाहिए। ठीक है, या ये लिख सकते हो नीचे वाली। क्लियर? देख लो एक बार जल्दी से, फिर हम देखते हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के स्टेप्स पर। यह आपसे एक नंबर में पूछा भी जा सकता है कि रासायनिक समीकरणों को कौन से नियम के आधार पर संतुलित किया जाता है। तो कौन से नियम के आधार पर किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। ठीक है भाई, एक एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे अपन। तो अब बात आती है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो ध्यान रखना, रासायनिक समीकरणों को वो आपने लिखा, उसी के नीचे लिखना है। देखो उसी के नीचे क्या, अब मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो क्या है कि एक तरीका है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का, जो तरीका है जिससे हमें क्या अच्छे से समझ आ जाए। तो ये जो मैं आपको अब पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, इसको आप चाहे तो आप अपने फेयर में लिख सकते हो, फेयर कॉपी में, या आप एक रफ कॉपी ले लो साइड में और उसमें लिखते जाओ किस तरीके से हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। क्योंकि मैं जो आपको बताने वाला हूं वो आपके एग्जाम में तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। कोई भी रासायनिक समीकरण दे देगा और उसे संतुलित करवाएगा। ठीक है, तो क्या है कि मैं जो अभी पढ़ाऊंगा आपको वो क्या है? तरीका है रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है, जिससे हमें अच्छा समझ आ जाए। ठीक है,
तो आपको लिखना चाहो तो आप अपनी फेयर कॉपी में लिख सकते हो, अन्यथा आप अपनी रफ कॉपी लीजिए, उसमें आप नोट कर लीजिए, जिससे क्या है कि आप आगे पढ़ो तो आपको ध्यान आ जाए या आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूं कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की 4 विधियां होती हैं। कितनी? 4 विधियां। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की कितनी विधियां होती है? 4 विधियां होती हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन सी है? पहली जो है आपकी अनुमान विधि। अनुमान विधि जिसे अपन हिट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है भाई। दूसरी है आपकी आंशिक समीकरण विधि। समीकरण विधि इसे बोलते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड। ठीक है। तीसरी है आपकी ऑक्सीकरण संख्या विधि। ऑक्सीकरण संख्या विधि जिसे बोलते हैं अपन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है। चौथी है आपकी आयन इलेक्ट्रॉन विधि जिसे बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि। इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है। तो ये जो है आपकी 4 विधियां हैं, इन 4 विधियों के द्वारा क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। तो अब बात यहां पर ध्यान देना कि आपका जो 10th क्लास का सिलेबस है या आपकी जो 10th क्लास की बुक है, इसमें रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की केवल एक विधि दे रखी है, अनुमान विधि। इसी विधि के द्वारा रासायनिक समीकरणों को संतुलित करके बताया गया है। ठीक है, या इसी विधि से संतुलित किया गया है। तो हम जो पढ़ेंगे आपके 10th क्लास में केवल एक ही विधि को पढ़ेंगे। कौन सी? अनुमान विधि को। अनुमान विधि के द्वारा ही या इसकी सहायता से ही हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करेंगे। ठीक है। बाकी ये जो 3 विधियां हैं आपकी, आंशिक समीकरण विधि, ऑक्सीकरण संख्या विधि और आयन इलेक्ट्रॉन विधि, इन विधियों को आप आगे की कक्षाओं में, ये जो तीनों विधियां हैं इनको आप आगे की कक्षा 11th 12th में पढ़ने वाले हो। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आप 10th क्लास में जो पढ़ोगे वो अनुमान विधि को ही पढ़ोगे। इसी के द्वारा हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। ठीक है। तो आपने देख लिया ये। अब मैं इन 3 विधियों को हटा रहा हूं, यहां से साफ कर रहा हूं, बिल्कुल ये पूरा साफ कर रहा हूं। अब अपन अनुमान विधि की सहायता से रासायनिक समीकरणों को संतुलित करेंगे। ठीक है, जल्दी से देख लो। टॉपिक ध्यान है भाई सभी के? तो देखो अनुमान विधि। ठीक है, कौन सी विधि? अनुमान विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है। इस विधि की सहायता से हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे, कैसे किया जाता है। ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं, इस विधि के नाम से ही पता चल रहा है अनुमान। हमें सिर्फ क्या लगाना है? अनुमान लगाना है और अभिक्रिया को संतुलित करना है। इस अभिक्रिया का ये विधि है, इसके कोई नियम नहीं है कि हमें तो सिर्फ ये तत्व लेना है या सबसे पहले इस तत्व को लेना है या सबसे पहले अभिकारकों को संतुलित करना है या हमें सबसे पहले उत्पादों को संतुलित करना है। ऐसा कुछ नियम नहीं है। इस विधि से हमें क्या पता चल रहा है? हम अपने मन के अनुसार कोई सा भी नंबर या कोई सी भी संख्या लेकर रासायनिक अभिक्रिया में को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? इस विधि का कोई मुख्य
नियम नहीं है, नहीं होता है। मैंने क्या बोला पहले आपको, ये आपको लिखना नहीं है, मतलब आपकी फेयर कॉपी में लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको एक तरीका है जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं आपको इसीलिए ये बता रहा हूँ, ये आपको लिखना नहीं है। अगर आप लिखना चाहो तो अपनी रफ कॉपी में लिख सकते हो, जिससे आप आगे पढ़ो, फिर से पढ़ो तो आपको ये ध्यान आ जाए कि हाँ सर ने इस तरीके से हमें समीकरण को संतुलित करना बताया था। ठीक है, तो इसका कोई मुख्य नियम नहीं होता है, मतलब कि अपने अनुसार, मन के अनुसार कोई सी भी संख्या लेकर रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात नोट, ये ध्यान रखनी है हमें, नोट क्या बात ध्यान रखनी है, ये जरूर आपको लिखना है। ठीक है, इसे आप लिख लेना कि नोट क्या है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते वक्त हम उस अभिक्रिया के या उस समीकरण के अणुसूत्रों के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। हमें उसके अणुसूत्र, अभिकारक और उत्पाद जो है उसके अणुसूत्रों के साथ कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल संख्याओं के साथ। किसके साथ? केवल संख्याओं के साथ हमें परिवर्तन करना है, ना कि अणुसूत्रों के साथ। जैसा कि भाई मैं आपको एग्जांपल दे दूं, पहले हम थ्योरी लिख लेते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, या अभिक्रिया को संतुलित करते समय हम उसमें या उनके अणुसूत्रों के साथ कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम कोई रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करें तो उस रासायनिक अभिक्रिया के अणुसूत्रों के साथ तो हमें कोई परिवर्तन नहीं करना, कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, केवल किसके साथ? उसके गणितीय संख्याओं को बदल सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो आप कि मान लो ये रिएक्शन है, इसमें H2O बन रहा है, क्या बन रहा है? जल बन रहा है। देखो कि ये रिएक्शन है भाई, H2 प्लस O2, ये है 4H2O है। ठीक है, अभी अपन संतुलित करना सीखेंगे, ये आपको समझ आए नहीं आएगा, मुझे पता है, संतुलित कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है, ये लिखा मैंने। ठीक है, अब यहाँ क्या है? ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2 है, लेकिन इसमें जो है ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 है। अब आप क्या, हम अपने दिमाग के अनुसार, भाई विधि के अनुसार माने कि अनुमान से कोई सा भी कुछ भी कर दे इसमें, चलो कर तो सकते हो, कोई सा भी नंबर लगा सकते हो, लेकिन तरीके से। कैसे? कि भाई हमने यहाँ पर चलो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए 2 लगा दिया, तो अब तो ये सब कुछ बदल गया, उत्पाद जो है बदल गया। भाई 2 नहीं था जब, तो ये था क्या? जल था। अब यहाँ पर क्या 2 लगा दिया, H2O2 लगा दिया, O2 2 और लगा दिया, अब ये बन गया परऑक्साइड। क्या बन गया? परऑक्साइड। और ये दोनों अलग अलग पदार्थ होते हैं, परऑक्साइड, ठीक है, और जल दोनों अलग अलग हैं। तो ध्यान रखना, हम इस प्रकार क्या है, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। केवल हमको यदि ये संतुलित करनी है तो क्या है कि इसके आगे की तरफ संख्या लगाएंगे, क्या आगे की तरफ कोई भी नंबर जोड़ देंगे, जिससे क्या ये संतुलित हो जाए। अब यहाँ पर हमें ये 2 करना है, तो 2 करने के लिए हमने आगे 2 लगा दिया। अब भाई ऑक्सीजन तो है, ये जो O है इसकी संख्या 2 हो गई। कैसे हो गई वो अभी हम देखेंगे, अभी आपके समझ नहीं आए, बस इसके जस्ट बाद ही हम देखेंगे कि कैसे ये 2 हुआ है, इसकी संख्या 2 कैसे है। ठीक है, आप सिर्फ अभी यहाँ ध्यान रखना कि ये अब है 2 हो गया, अब ये संतुलित है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो H है ये असंतुलित हो गया। यहाँ पर H कितने हैं? अभी मान लो 2 हैं। क्या है? 2 हैं। तो H को संतुलित करने के लिए यहाँ पर ये 4 है, लेकिन यहाँ 2 है, तो इसको संतुलित करने के लिए हमने 2 आगे लगा दिया। ठीक है, तो अब तो ये समीकरण ठीक है, अब तो हमने इसके तरीके से संतुलित किया है। लेकिन यदि इस 2 को अपन इधर लगाएंगे तो ये पूरा अणुसूत्र चेंज हो जाएगा, अणुसूत्र ही बदल जाएगा। H2O जल का होता है, H2O परऑक्साइड का H2O2 होता है, तो ये H2O2 बन जाता है। ठीक है, जो जल नहीं होता है।
तो इसको हम ऐसे संतुलित नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। ये कहा है इस नोट में कि किसी भी रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया को संतुलित करते वक्त हम उसके अणुसूत्रों के साथ कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, केवल हम आगे संख्या जोड़ सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं अपन संतुलित करने के चरणों पर। यह आप देख लो, आप अपनी जो भी रफ कॉपी है कि जिसमें भी आप नोट कर रहे हो उसको इसको लिख लो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि एक बार फिर से देख लेते हैं। अनुमान विधि से केवल अनुमान लगाना है और अपने अनुमान के अनुसार कोई भी संख्या क्या है लगा देनी है, जिससे अभिक्रिया संतुलित हो जाए, ठीक है। कोई मुख्य नियम नहीं होता है। तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि वो सबसे पहला चरण है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो देखो आपको मैं क्या है कोई एग्जाम्पल दे दूं, ये लो हम कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब एग्जाम्पल लेने हमें समझना है कि मैंने दे दिया आपको ये एक H दे दिया, ठीक है, और एक दे दिया H2O। तो ये H2O अभी अपन काम में नहीं लेंगे, लिखा है सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए, ठीक है। तो ये H दे दिया, तो अब यहां पर ध्यान दो, एक H ये दे दिया मैंने और एक दे दिया आपको 3H2, 3H2, समझना, ठीक है। तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, आपको पता है H है, दोनों समान है, वो भी H है ये भी H है, बस यहाँ पर नंबरों का परिवर्तन हो गया, यहाँ 3 है यहाँ 2 है। तो अब ध्यान देना कि ये जो H है इनकी तो संख्या H है, लेकिन इनकी जो संख्या है इस H की संख्या कितनी है, 1 है। कितनी है, 1 है। इसकी 6 कैसे है और इसकी 1 कैसे है, आपने देख लिया, यहाँ पर 1 है, केवल 1 लिखा हुआ है तो इसकी तो 1 है। ये भी आप बता दो कि ये दोनों की 6 है, लेकिन आपसे कोई तरीके से पूछे कि भाई हमें तो सिद्ध करके बताओ कि कैसे इसकी 6 है कैसे 1 है, तो हम सिद्ध करके कैसे बता सकते हैं। देखो तो अब ये कोई H है, ठीक है, हाइड्रोजन है, तो ध्यान रखना यहां पर इसके आगे कोई संख्या लिखी है और नीचे की तरफ, तो ऐसे ही यहां पर भी कोई संख्या है। अब ध्यान रखना इसमें तो 3 दे दिया है और नीचे 2 दे दिया है, लेकिन इसमें कोई संख्या नहीं दी है, इधर और इधर कोई संख्या नहीं दी है, ठीक है। तो ध्यान रखना जब कोई भी अणुसूत्र हो या कोई सा भी परमाणु हो उसमें आगे की तरफ कोई संख्या ना दे, तो ध्यान रखना उस वहां पर एक छुपा हुआ नंबर 1 होगा, जरूर 1 होगा, ठीक है। वो आपको मानना है कि यहां पर 1 है, कि यहां पर तो 3 दे दिया। ध्यान रखना कि यदि संख्या होगी 1 से अधिक कोई सी भी संख्या होगी तो वो आपको लिख कर देगा। 1 से अधिक यदि 2 है तो वो 2 लिख कर देगा, 3 है तो 3 लिख देगा, 4 है तो 4 लिख देगा, ऐसे जितनी भी संख्या है वो आपको लिख कर देगा। लेकिन 1 से अधिक होगी जब, यदि 1 है तो वो आपको लिख कर नहीं देगा, केवल ऐसे ही दे देगा। और वो आपको ध्यान रखना है जब यहां पर कोई संख्या नहीं होगी तो यहां पर छुपा हुआ नंबर 1 होगा। क्या होगा, छुपा हुआ नंबर 1 होगा। कहां पर, आगे की तरफ। अब नीचे की तरफ आते हैं, तो अब हम नीचे की तरफ देखते हैं, तो यहां पर भी कोई संख्या नहीं है, लेकिन यहां पर तो 2 दिया है। तो मैंने क्या बताया, वही तरीका, यदि 1 से अधिक संख्या होगी तो वो आपको लिख कर देगा। 1 से अधिक होगी 2, 3, 4 जो भी होगी वो आपको यहां पर लिख कर देगा। और यदि 1 नहीं है, यदि 1 से अधिक नहीं है तो मान लेना 1 है, मतलब कोई भी संख्या लिखकर नहीं दी है, तो वहां पर आपको मानना है कि इसके यहां पर भी क्या है, 1 तो है ही, छुपा हुआ नंबर 1 है। आशा करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब छुपा हुआ नंबर 1 है, तो अब बात आती है कि भाई ये 1 कैसे है। तो देखो इस संख्या का और इस संख्या का दोनों का आपस में क्या है, गुणा कर देते हैं। तो 1 गुणा 1 बराबर कितना हुआ, 1। क्लियर, इसको देख लेते हैं। यहां पर मैंने क्या होता है, इस संख्या का और इस संख्या का क्या आपस में गुणा कर देते हैं। तो 3 गुणा 2 बराबर कितने हो गए, 6। तो इस प्रकार क्या है, हम किसी भी परमाणु की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। समझ आया 1 से। अब आते हैं अपन इस पर, आपका H2O जो है, ठीक है। तो H2O में मैंने क्या बताया कि यदि 1 से अधिक संख्या होगी तो वो आपको लिख कर देगा। तो यहां पर क्या है, 1 से अधिक संख्या है तो वो आपको लिख कर दे दी, कितनी, 2 है। लेकिन यहां पर कोई संख्या नहीं दी है, तो मतलब 1 से तो अधिक है नहीं, तो 1 तो है ही, छुपा हुआ नंबर 1 तो होगा ही। तो यहां पर चलो हम 1 लगा देते हैं मन के अनुसार। ये आपको ध्यान रखना है, यदि कोई संख्या नहीं होगी तो 1 तो होगा ही, ठीक है। अब यहां पर H2O में ऑक्सीजन को और देख लेते हैं। तो ध्यान रखना आगे की साइड तो इसमें कोई संख्या नहीं लगाते,
जब भी कोई अणुसूत्र होगा, जैसे मान लो ये NaCl है, ठीक है, तो इसमें इधर साइड नहीं होगा, इनकी जो संख्या है आगे की साइड लिखी होगी। मैंने यहाँ 2 लगा दिया है, तो ये सारे 2 हैं, ठीक है। तो Na है जो, इसका भी 1 है, और क्लोरीन है, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो ये भी 1 है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, 2 दे दिया है तो 1 से अधिक है, 2 है तो वो लिख कर दे दिया, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है तो 1 तो होगा ही, तो 1 है ही, ठीक है। तो अब हमें हाइड्रोजन की संख्या देखनी है, हाइड्रोजन के कितने परमाणु और ऑक्सीजन के, तो ऐसे लिख लेंगे हाइड्रोजन के कितने हैं। तरीका मैंने बताया, इस संख्या का और इसका क्या है, आपस में गुणा कर देते हैं, तो 2 गुणा 1 बराबर कितने हुए, 2। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 हैं, समझे। ऑक्सीजन का देख लेते हैं, इस संख्या का और इसका गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 1 गुणा 1 बराबर 1। ऑक्सीजन का ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार हम परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं अभी हम, ठीक है। देखो, आपको बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल लो लेवल से समझाने वाला हूं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। देखो अब क्या है, कुछ हम बड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं आपका Br2O7 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने क्या बताया कि कोई भी अणुसूत्र है तो इसमें, जिसमें आगे की तरफ तो कोई संख्या नहीं है, यदि आगे की तरफ संख्या नहीं है तो छुपा हुआ नंबर 1 होगा, 1 है ही, ठीक है। नीचे की तरफ यदि 1 से अधिक है तो वो लिख कर देगा, यहां पर 2 है तो 2 लिख कर दिए ना, ठीक है। यहां पर 7 है तो 7 दिए। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें Br के कितने परमाणु हैं, Br के कितने हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं, ठीक है। तो कितने हैं भाई, यहां पर मैं आपको बताऊं कि Br के कितने और ऑक्सीजन के कितने हैं, तो आप बताओ कितने हैं भाई मैंने क्या बताया, इस संख्या का और इस संख्या का आपस में गुणा कर देते हैं, तो कितना हुआ, 2 गुणा 1 बराबर 2। Br के कितने परमाणु हैं, 2 हैं। क्या हुआ, ऑक्सीजन का देख लें, यहां पर इस संख्या का और इसका, आगे वाली का, नीचे वाली का और आगे वाली जो संख्या उसका गुणा कर देते हैं, तो क्या हुआ, 7 गुणा 1 बराबर 7। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए, 7। क्लियर, देख लो आप। और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दूसरा देख लेते हैं, K2Cr2O7। ये थोड़ा बड़ा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल है, ठीक है। आपको पता है, मैंने बता दिया, यदि कोई संख्या नहीं देगा तो 1 तो होगी, ये लो 1 हमने लगा दिया, ठीक है। सभी इंटेलिजेंट हो, सबको एक बार में समझ आ गया होगा, मुझे पता है, ठीक है। तो देखो अब अपन को देखना K के कितने परमाणु हैं, Cr के कितने हैं और O के कितने हैं, ये देखना है, ठीक है। तो भाई K के कितने हैं, अपन ने को पता है कि इस संख्या का इससे गुणा कर दे, मतलब इन दोनों की संख्या का। ये सिद्ध नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका इससे कराओ या इसी का इससे, कोई सी का भी, दोनों का कोई सी का भी। 2 गुणा 1 बराबर 2। तो के पोटेशियम जो है, K को अपन पोटेशियम बोलते हैं, तो K के कितने परमाणु हैं, 2 हैं। Cr के देख लेते हैं, Cr यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, कितने हुए, 2 गुणा 1 बराबर, इसके भी 2 हुए। ऑक्सीजन के 7 हैं इधर, तो इस 7 का गुणा 1 से करें तो कितने आए, 7 गुणा 1 बराबर 7, समझे। अब मैं आपको ये संख्या चेंज कर दूं, यहां कर दूं 3, और इसमें चलो मैं कोई संख्या नहीं लिखता, ठीक है, इन दोनों में कोई भी संख्या नहीं लिख रहा। तो अब कैसे करोगे, बिल्कुल सिंपल है, मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया कि यदि कोई संख्या दी है आगे की तरफ, अब 1 से अधिक संख्या है, 3 है तो लिख कर दिया, तो नीचे की तरफ भी मैंने बताया था, यदि कोई संख्या 1 से अधिक होगी तो उसको लिख कर देगा, नहीं है तो आपको 1 मान लेना है। तो यहाँ पर छुपा हुआ नंबर 1 है तो आपको 1 तो मान लेना है, ठीक है। तो समझ गए आप। तो अब भाई K देखते हैं हम, K की कितने परमाणु हैं, यहाँ पर 2 का गुणा 3 से कर दो, चाहे 3 का गुणा 2 से कर दो, कितना हुआ, 3 गुणा 2 बराबर 6। K के कितने परमाणु है, 6। क्रोमीन Cr के देख लेते हैं, Cr का 1 है, इस 1 का गुणा 3 से कर दो, 1 गुणा 3 बराबर 3। Cr के कितने हो गए, कितने परमाणु है, 3 है, ठीक है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन का 1 है, इस 1 का गुणा 3 से कर दो आगे वाली संख्या से, तो 1 गुणा 3 बराबर 3, ऑक्सीजन के भी 3 है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मैं अब अपन अगले तरीके पर चल रहे थे, ठीक है, ये समझ आ गया। अब मैं आपको ये कोई अणुसूत्र दे दूं CaOH का होल ट्वाइस,
देखो कोष्टक में जो भी ऐसे लिखा होगा, कोई भी अणुसूत्र हो, ध्यान रखना जब भी आपको ऐसा अणुसूत्र दिखे और ऐसे अणुसूत्र में इस प्रकार के कोष्टक में कोई भी शब्द लिखा हो, ठीक है, कोई भी इस प्रकार का कोष्टक है और उसके नीचे कोई संख्या हो, यदि 2 लिखा है तो इसको बोलेंगे होल ट्वाइस, ठीक है, 3 है तो होल थ्राइस, ठीक है, तो 2 लिखा है तो अपन इसको बोल देंगे CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब अपन को इसमें ज्ञात करना है Ca कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं और H कितने हैं। तो भाई ये तो आपको मैंने बता दिया कि यहां पर जब कोई संख्या नहीं देगा तो एक तो होगी ही, क्लियर है। दूसरा यहां पर नहीं दिया तो यहां पर भी एक है, क्लियर है। तो कैल्शियम को हम कर लेते हैं पहले, कैल्शियम के इस एक का गुणा इससे कराया तो कितना हुआ, 1 गुणा 1 बराबर 1। कैल्शियम के कितने परमाणु, Ca के कितने परमाणु प्राप्त हुए, 1, हमें पता चल गया, ठीक है। अब अपन को O देखना है और H देखना है, ठीक है। तो वही तरीका, बस यहां पर कोष्टक लग गया है, यहां कोष्टक नहीं था, यहां कोष्टक लग गया, यहां कोष्टक, वहां कोष्टक नहीं था, ठीक है। मैंने आपको क्या था, यहां पर बीच में कोई संख्या नहीं लगानी है, यहां पर नहीं लगाते हैं, ठीक है, केवल नीचे की तरफ। जब बीच कोई अणुसूत्र है तो उसमें नीचे की तरफ ही लगाएंगे। तो इसमें भी अपन क्या है, इस आगे की तरफ कोई संख्या नहीं लगाएंगे, केवल नीचे है, नीचे नहीं है, कोई संख्या नहीं दी है तो अपन 1 मान लेंगे, ठीक है। O के नीचे नहीं दिए तो 1 है, H की नहीं दिए तो 1 है। अब मैं इसको क्या है, बड़ा करके लिख रहा हूं जिससे आपको अच्छा दिख पाए, ठीक है। देखो वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल, मुझे पता है। देखो CaOH का OL ट्वाइस ये है, ठीक है। ये पूछा हमसे कि Ca के कितने हैं, तो अपन ने देख लिया 1 गुणा 1, यहाँ 1, यहाँ 1 बराबर 1। ऑक्सीजन का गिनना है, H का गिनना है, H के कितने परमाणु हैं। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो छुपा हुआ नंबर 1 होगा, यहाँ पर भी नहीं है तो छुपा हुआ 1 होगा, 1 से अधिक होगा तो लिख कर देगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल और बता दूंगा आपको। अब हमें क्या पता लगाना है कि यहाँ H की कितनी है और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। तो ऑक्सीजन के देखो, इस संख्या का सबसे पहले तो गुणा करते हैं इस बाहर वाले कोष्टक की संख्या से, क्या कि ये जो अंदर की संख्या है इसका नीचे वाली संख्या का कोष्टक के बाहर जो नीचे की तरफ संख्या लिखी होती है उससे गुणा करते हैं, ठीक है। अभी यहां पर 1 से अधिक लिखी हुई है तो यहां पर 2 है। यदि एक होती तो वो आपको लिखकर नहीं देता, वो आपको सीधा ये दे देता खाली। यदि 2 नहीं होता तो सीधा ऐसे दे देता। अब वहां आपको ध्यान रखना था, यहां पर 1 होगा छुपा हुआ नंबर। ध्यान रखना कहीं पर भी कोई संख्या नहीं दे, 1 से अधिक यदि कोई संख्या नहीं देगा तो वहां पर 1 तो होगा ही, ठीक है। यदि 1 से अधिक होगी तो लिख कर देगा, जैसे कि इसमें लिख कर दे दिया है 2, क्या दे दिया है, 2 लिखकर दे दिया है, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया कि इस संख्या का पहले अंदर वाली का सबसे पहले तो गुणा होगा बाहर वाली से, ठीक है। अब इस बाहर वाली का गुणा होगा इस आगे वाली संख्या से, क्या कि 1 गुणा 2 गुणा 1। तो ऑक्सीजन के अंदर 1 है, बाहर कोष्टक के 2 गुणा इस 2 का 1 से बराबर कितने हुए, 2 ही आए ना। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हुए, 2। ऐसे ही हाइड्रोजन देख लेते हैं। मैंने क्या बताया, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 1 तो होगा ही छुपा हुआ नंबर, ये लो। अब इस 1 का गुणा वही तरीका जैसे इस अंदर वाली संख्या का। यदि कोष्टक में कोई संख्या लिखी हो तो सब उसकी नीचे वाली संख्या का सबसे पहले कोष्टक के बाहर वाली संख्या से गुणा होगा, फिर उस कोष्टक वाली संख्या का आगे वाली संख्या से। तो इस 1 का, हाइड्रोजन के 1 का गुणा होगा 2 से और इस 2 का इससे। तो 1 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 2। नहीं समझ आया होगा तो अगला एग्जांपल ले लेते हैं। ये कोई ले लेते हैं अपन MgOH और ये खाली दे दिया। क्या दे दिया, खाली दे दिया। और यहां पर मैं कोई संख्या दे दूं, ये लो 5 दे दी, 1 से अधिक है तो संख्या दे दी मैंने, ठीक है। इसके नीचे भी आपको समझने के लिए ये लो 2 दे दी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपसे पूछूं Mg की संख्या बताओ, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बताओ, हाइड्रोजन की। तो आप क्या बताओगे भाई, पहले हम इस Mg के लिए इस संख्या का इससे गुणा करेंगे। तो 5 गुणा 2 बराबर Mg के कितने आ गए, 10 परमाणु, हमें पता चल गया।
अब हमें देखना ऑक्सीजन के कितने, हाइड्रोजन के कितने। तो मैंने यहाँ क्या बताया था, अंदर वही तरीका, यदि कोई संख्या नहीं है, एक से अधिक कोई संख्या नहीं है, तो छुपा हुआ नंबर 1 होगा, तो O के नीचे 1 होगा, H के नीचे 1 होगा। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था, यदि कोष्टक के बाहर एक से अधिक संख्या है तो इस प्रकार लिख कर देगा, एक से अधिक है वो यदि एक ही है तो उसको आपको लिख कर नहीं देगा, तो यहाँ पर लिख कर नहीं दिया है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर छुपा हुआ नंबर 1 होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं O के कितने परमाणु है। तो मैंने क्या बताया, इस संख्या का इस कोष्टक के बाहर वाली संख्या से पहले गुणा होगा, फिर इस संख्या का गुणा होगा सामने वाली संख्या से। ठीक है, ये 5 है, S नहीं है। ठीक है, सामने वाले से, तो क्या होगा 1 गुणा इस 1 का 5 से कितना आया 5। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हुए, 5 हुए। ठीक है, हाइड्रोजन देख लेते हैं, इस 1 का गुणा बाहर वाले 1 से, 1 गुणा 5, देखो 1 का गुणा इससे और इस 1 का 5 से, तो कितने हुए 5। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। और तब भी यदि आपको अभी भी समझ नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमें यहाँ से ये समझ नहीं आया है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, वो आपको करने हैं। आपको मुझे कमेंट में लिखकर बताना होगा। ठीक है, कि सर इनका हल या आंसर जो है ये है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देने वाला हूँ। तो ये एग्जांपल आप साथ के साथ नोट कर लेना और मुझे कमेंट में आपको बताना है। देखो मैं लिख रहा हूं Na2CO3 एक, दूसरा 2NH4। ठीक है, इसमें आपको देखो इसमें Na की संख्या बतानी है, कार्बन की बतानी है, ऑक्सीजन। देखो लिख के बता दूं, Na की बतानी है आपको, कार्बन की बतानी है और ऑक्सीजन की बतानी है। ठीक है, इसमें आपको N की बतानी है कितने हैं और H की बतानी है कितने परमाणु है। ठीक है, अगला तीसरा एग्जांपल है आपका H2SO4। तो इसमें आपको H की बतानी है, S की बतानी है और O की बतानी है। ठीक है, और आप चौथा एग्जांपल है आपका ArNH3 का होल 2। तो इसमें आपको Ar की संख्या बतानी है, N की बतानी है और H की बतानी है। कुछ भी कठिन नहीं है, सब कुछ सरल है, बस संख्याओं की बात है। और दे दूं आपको BaSO4OH का होल थ्राइस। ठीक है, ये दे दिया। अब देखो यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होना, ये बाहर की संख्या है तो इनको बाहर के बाहर ही गुणा कर लेना है। यहां पर कोई संख्या नहीं है तो 1 लगा लेना। ठीक है, और यहां पर भी नहीं है तो यहां पर देखो आपको इस पूरे Ba की करनी है ज्ञात, Ba के कितने हैं, S की करनी है, S के कितने हैं भाई, S है। ठीक है, S के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 हो जाएगी यहां पर। ठीक है, इस 1 का गुणा आगे वाली से कर दो। ठीक है, ऑक्सीजन की ज्ञात करनी है। अब देखो यहां पर 4 ऑक्सीजन बाहर हैं और कुछ अंदर है, तो ये कुछ भी दिक्कत नहीं है, ये बाहर वाली आप जोड़ देना है आपको। इस 4 का गुणा इससे करके नहीं, जितना आएगा। ठीक है, 2 बार कर लेना। चलो एक बार O कर लिया इस बाहर वाले O का, फिर दूसरे बार आपको करना है, आप कर लेना अंदर वाले O का, फिर कर लेना H की। H के कितने परमाणु हैं, फिर दोनों O को एक साथ जोड़ देना कि इस O के कितने परमाणु हैं और इस O के कितने हैं, दोनों के एक साथ जोड़ लेना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ नहीं आया तो बिल्कुल कमेंट में आपको बताना है कि क्या समझ नहीं आया इसमें। और आपको एग्जांपल दूं, एक है लास्ट, आप ले लो C3H8NO2। ये ज्ञात करना आपको। इसमें आपको कार्बन ज्ञात करने कितने हैं, H ज्ञात करना कितना है, N करने कितने हैं और ऑक्सीजन करने कितने। तो ये 6 एग्जाम्पल हैं, आपको मुझे कमेंट में इनके आंसर बताने हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं आपके रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने पर।
एग्जाम्पल लेते जाएंगे और संतुलित करते जाएंगे कि कौन सी अभिक्रिया कैसे संतुलित करनी है। ठीक है, मुझे पता है आपको ये समझ आ गया होगा इन अणुसूत्रों के द्वारा कैसे हम परमाणु की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम कैसे रासायनिक समीकरणों को या रिएक्शंस जो है उन्हें हम संतुलित करते हैं। तो देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, आपकी बुक का ही है। ठीक है, मैं दे रहा हूं Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। तो अब हमें ये देखना है ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है, मतलब इधर की साइड और इधर की साइड परमाणुओं की जो संख्या है बराबर है या नहीं है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, वही तरीका पिछला, इनके अणुओं की संख्या को ज्ञात करेंगे, कितने परमाणुओं की संख्या को, कितने परमाणु हैं, इधर कितने हैं, इधर कितने हैं। तो इनको ज्ञात करने के लिए क्या है, हम इस साइड के जो तत्व हैं या प्रतीक है या अणुसूत्र हैं या परमाणु जो है या अणु है उनको अलग से एक बॉक्स में लिख लेंगे। ठीक है, इधर अपन Mg को Mg से इधर से अपन को M की संख्या ज्ञात करनी है, M के कितने परमाणु हैं, Mg तो एक ही है मैग्नीशियम, Mg के कितने हैं ये ज्ञात करना है और ऑक्सीजन के कितने हैं। ठीक है, इधर आपको जब भी कोई समीकरण संतुलित करनी है तो सबसे पहले इस प्रकार बॉक्स में इधर की साइड जो परमाणु उपस्थित है उनको लिख लो, अणु जो परमाणु है, और इधर की साइड अणु जो है उनको उधर लिख लो। ठीक है, अपन को इनकी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, और ऐसे ही इधर अपन लिख लेते हैं, इधर अपन Mg ज्ञात करनी है कितने, इधर ऑक्सीजन ज्ञात करनी कितने। ठीक है, तो अब ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि भाई मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी तत्व या परमाणु की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या है, ये जो तरीका है कि यदि यहाँ पर कोई संख्या एक से अधिक होगी तो उसको आपको लिख कर देगा, और नहीं है तो एक तो होगा ही। तो यहाँ कोई संख्या लिख के नहीं दी है तो कितना होगा, यहाँ पर एक छुपा हुआ नंबर होगा, समझे। ठीक है, यहाँ पर भी एक छुपा हुआ नंबर होगा। ठीक है, तो इस संख्या का इससे क्या होगा, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो क्या होगा, एक गुणा एक बराबर एक। तो मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या इधर कितनी है, एक है। ठीक है, ऑक्सीजन का देख ले, ऑक्सीजन का यहाँ नीचे तो 2 दे दिया है लेकिन आगे की तरफ कोई संख्या नहीं दी है, तो वही तरीका, नहीं है कोई संख्या तो एक तो हो गई, तो इस एक से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे, तो मैं आपको ये प्रतीक नहीं दर्शा रहा। ठीक है, तो 1 का गुणा 2 से कर दो, कितने आए, 2। ऑक्सीजन के इधर की साइड कितने परमाणु है, 2 है। इधर देख लेते हैं, वही तरीका, सामने कोई संख्या नहीं है तो एक तो होगा ही, नीचे भी नहीं है तो एक है, इधर भी एक कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर भी एक होगी। क्लियर है। और मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या ज्ञात करते हैं, इधर कितनी है भाई, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, चलो ये 1 हो गई। ऑक्सीजन की 1 गुणा 1 बराबर 1। अब बराबरी तुलना करते हैं, इधर की साइड इनकी संख्या और इधर की साइड। तो देखो इधर की साइड मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, 1 है, इधर की साइड भी कितने हैं, 1 है। तो हम बोल सकते हैं यह अभिक्रिया में मैग्नीशियम के जो परमाणु हैं क्या है, संतुलित है। संतुलित है ना। ठीक है, ये लो लिख देता हूं, आपको समझ नहीं आया तो इधर मैग्नीशियम के 1 है, इधर भी 1 है, ये मैग्नीशियम संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इधर संतुलित है या नहीं, इधर ऑक्सीजन के 2 हैं लेकिन इधर क्या है, 1 है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि ऑक्सीजन जो है इधर तो इनकी संख्या 2 है। ठीक है, अभिकारकों में LHS साइड में, लेकिन RHS साइड में 1 ही है, मतलब उत्पाद में 1 है। तो ये अभिक्रिया जो है कैसी है, असंतुलित है। कैसी है, असंतुलित है। कैसे पता चल गया हमें कि हमने जो देखा इनके परमाणु की संख्या अभिकारक में ऑक्सीजन की तो 2 है लेकिन इधर 1 है उत्पाद में। तो अब हमें क्या, इसे संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए क्या है, किसी भी संख्या को, अब मैं ये नंबर हटा रहा हूं। ठीक है, तो संतुलित करने के लिए क्या है, यहां पर ऑक्सीजन के 2 हैं लेकिन यहां 1 है, तो इनको 2 करने के लिए क्या है, 1 का गुणा 2 से कर दें,
हो जाएगी 2। भाई 1 का गुणा किससे कर दो, 1 गुणा 1 बराबर 1 आ रहा था, अभी इस 1 का गुणा 2 से कर दोगे तो 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ 1 है तो अपन इसको संतुलित करने के लिए मैंने क्या बताया था, इधर ऐसे नहीं लगाएंगे हम, अपन को आगे की तरफ लिखना है यहाँ। तो अब अपन देखें, इधर जो है ऑक्सीजन तो हो गया संतुलित, कैसे कि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो 1 का गुणा 2 से कर दो, कितना आ गया, 2 ही आएगा, तो ऑक्सीजन संतुलित हो गई, संतुलित हो गई। लेकिन अब मैग्नीशियम है संतुलित हो गया, मैग्नीशियम के कितने हो गए, अब इधर 2 इधर 1 ही है, तो मैग्नीशियम को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 है तो इधर इस 1 का गुणा 2 से कर देंगे, तो मतलब इधर 2 लगा देंगे। यहाँ Mg2 नहीं लिख सकते अपन, इससे क्या है, अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते, जब अकेला परमाणु हो तो लिख सकते हैं, अन्यथा कोई अणु सूत्र के साथ है तो अपन उसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अपन ने इसको संतुलित करने के लिए 2 से गुणा कर दिया, मतलब आगे की तरफ 2 लगा दिया। तो अपने मन के अनुसार ही तो लगाया, अपने अनुमान से ही तो लगाया, ये कोई पक्का नहीं है ना अपन ने कि 3 ही लगाना है, 2 ही लगाना है या 1 ही लगाना है, अनुमान के अनुसार लगाया है, ठीक है। तो इस प्रकार अब जो ये समीकरण है संतुलित समीकरण है। क्लियर। अगला एग्जांपल लेते हैं, देखो अगला एग्जांपल ले लेते हैं अपन, N2 + 3H2 और यहां बन रहा है NH3, ठीक है। तो अब अपन को ये देखना है ये समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो आपको पता हो, ध्यान यदि आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा तो अभी आप इसको बता सकते हो ये संतुलित है या नहीं है। तो देखो अपन देख लेते हैं ये संतुलित है या नहीं है। इधर नाइट्रोजन के कितने हैं ये देखते हैं, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं ये देख लेंगे, ठीक है। इधर साइड नाइट्रोजन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं ये देखेंगे। तो मैंने क्या बताया था, एक से अधिक होगी तो लिखी मिलेगी, नहीं है तो नहीं लिखा मिलेगा कुछ भी नंबर। तो 1 तो होगा ही, ठीक है, 1 तो होगा ही, तो इससे गुणा कर दो, 1 गुणा 2 बराबर नाइट्रोजन के इधर कितने हैं 2, हाइड्रोजन देख लो कोई संख्या है तो 3 गुणा 2, इन दोनों का गुणा हो जाएगा बराबर 6, ठीक है। ऑक्सीजन के 6 परमाणु, नाइट्रोजन के इधर 2 हैं, इधर देख लेते हैं, इधर नाइट्रोजन का कोई संख्या नहीं है तो 1 इधर है 1 इधर है, ठीक है, 1 गुणा 1 बराबर 1, इधर नाइट्रोजन का 1 है इधर 2 है, तो इसी से पता चल रहा है कि समीकरण जो है असंतुलित है। हाइड्रोजन को भी देख लेते हैं, हाइड्रोजन 3 है, 3 का गुणा 1 से कराया तो बराबर 3 आया, तो इधर हाइड्रोजन 6 है उधर 3 है, उधर नाइट्रोजन 1 है इधर 2 है। तो इससे पता चल रहा है कि इधर और इधर दोनों साइड अभिकारक और उत्पाद के जो परमाणु हैं उनकी संख्या क्या है, असंतुलित है या अलग अलग है, मतलब अभिक्रिया क्या है, असंतुलित है। अब इसको संतुलित करना है हमें, ठीक है। तो नंबर में मिटा दूं, ठीक है, ये सभी आपको पता होगा। तो अब अपन को इसे संतुलित करना है तो क्या करेंगे भाई, इधर 2 है लेकिन इधर है 1 है, तो इसको 2 करने के लिए क्या है, इस 1 का गुणा 2 से कर दें तो कितना हो जाएगा 2, मतलब कि यहां पर 2 से गुणा कर दो इसे, 1 तो है ही तो इसको 2 लगा दो। नाइट्रोजन संतुलित, संतुलित है भाई, इधर भी 2 है, ये 2 देख लिया कैसे आए, इधर भी कैसे है 2 है, 1 का गुणा 2 से कर दिया, कोई भी संख्या, मैंने क्या बताया अनुमान विधि से कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल विधि से कर रहे हैं, तो अपन कोई सा भी अनुमान के अनुसार, मतलब जो संख्या फिट बैठे, जिस संख्या से हमारी जो समीकरण है संतुलित हो जाए वो संख्या हमें लगानी है, ठीक है। तो इधर 2 से ये बराबर हो रहा है तो 2 लगा दिया। अब अपन देखें कि इधर हाइड्रोजन कितने हैं, अब यहाँ पर 2 लग गया है तो अब अपन दोबारा से इसको गुणा करके देख लेते हैं, तो इस 3 का गुणा इससे 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इधर भी हाइड्रोजन 6 हो गए और इधर नाइट्रोजन भी 2 हो गए। तो अब पता चल रहा है कि इधर भी नाइट्रोजन 2 है उधर भी 2 है, इधर हाइड्रोजन 6 है इधर 6 है, तो अभिक्रिया कैसी है, संतुलित है, संतुलित है ना। तो अब क्या है, मैं ये मिटाकर ये जो रिएक्शन है इसको इधर लिख देता हूं, N2 + 3H2 = क्या बना 2NH3, ये बना ना। तो ये जो रिएक्शन है अब क्या है, संतुलित है, ये असंतुलित है जिसको हमने ऐसे पता चला है, और संतुलित करने के लिए क्या है, इस प्रकार इनको अलग लिखा और गुणा करते गए।
और ये कोई नियम नहीं है कि कोई सी भी संख्या। तो मैं आपको बता दूं, ये कोई नियम नहीं है कि हमें अभिकारकों को पहले संतुलित करना है या उत्पाद को, या हमें नाइट्रोजन को ही पहले करना है या हाइड्रोजन को। आपको मैं बता दूं कि संतुलित कैसे करना है। सबसे पहले आप सबसे बड़े नंबर वाली संख्या को संतुलित कीजिए। कि मान लो इधर जो है हाइड्रोजन 6 है, लेकिन इधर कितने हैं, 3 है। तो आप हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए क्या है, इधर 6 है तो इसको 3 से गुणा करना चाहोगे, मतलब यहां पर 3 लगाओगे तो अब संतुलित हुआ हाइड्रोजन। फिर आप देख लो नाइट्रोजन को, इधर नाइट्रोजन 2 है तो भाई सॉरी 2 लगाओगे, गुणा करने हैं ना, ठीक है। तो इधर 2 है तो इधर भी 2 हो गए। तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि सबसे अधिक नंबर वाली संख्या को ही आप संतुलित करो, सबसे कम वाली को करो। आपको जो अच्छा लगे, चाहे सबसे पहले वाली को कर लो, चाहे अब उत्पाद में पहले वाली को कर लो। कोई सी भी संख्या को पहले आप संतुलित कर सकते हो। एक को संतुलित किया, उसके बाद हमें अगली संतुलित करनी है। तो मेरी जो राय है मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप अभिकारक से जो सबसे पहली वाली संख्या है उसी से देखिए कि ये कितनी संख्याएं हैं इन परमाणुओं की। फिर उसको उत्पाद में देखिए, अभिकारक में इन परमाणुओं की संख्या कितनी है, फिर उनको उत्पाद में देखिए। यदि उत्पाद में उनकी संख्या अलग है, इधर 2 है इधर 1 थी, तो अब इसको अपन को 2 को संतुलित करने के लिए क्या है, 2 से गुणा किया, 2 लगाया, तो भाई अभिकारक का 1 तो अपन ने संतुलित कर लिया। लेकिन अब H जो है संतुलित है या नहीं है इसको भी देखना है। इधर 6 है तो उधर देखा हमने, ये भी 6 है, मतलब समीकरण संतुलित हो गई। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू क्या बना, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल फॉर क्या बना, H2O प्लस O2, H2O प्लस O2। ठीक है, ये कोई रिएक्शन है, इसको अपन इधर लिख लेते हैं, समझ नहीं आई, बड़ी है। देखो क्या लिखा, K2Cr2O7, ठीक है, प्लस H2SO4, ठीक है, क्या बना, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल फॉर प्लस H2O प्लस O2। अब अपन को ये समीकरण संतुलित करनी है। अब आप बोलोगे इतनी बड़ी समीकरण, बड़ी जरूर है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तरीका, आप LHS साइड के जो परमाणुओं को संतुलित करना है उनको आप लिख लो। ठीक है, तो इधर अपन को K क्या है, K करना है, K लिख लिया, कितने हैं, Cr करने हैं, इधर Cr देखेंगे, O देखना है कितने हैं, ठीक है, हाइड्रोजन देखना है कितने हैं। अब देखो SO4 जो है इसको आप एक साथ भी संतुलित कर सकते हो और इसे अलग अलग भी। तो अलग अलग करना चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, S कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, या सीधा लिख सकते हो SO4 कितने हैं। SO4 एक अणुसूत्र मान लो इसको कि SO4 कितने हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले K को करें अपन, तो कोई संख्या नहीं है तो 1 होगा, 1 से गुणा कर दे 2 का, तो 2 गुणा 1 बराबर 2। Kr कितने इधर 2 हैं। ठीक है, इसे संतुलित कर लिया। पहले सबको लिख लो एक बार, Cr के कितने हैं, 2 गुणा 1 बराबर 2, ऑक्सीजन 7 गुणा 1, 7 गुणा 1 बराबर 7 हैं। इधर हाइड्रोजन कोई संख्या नहीं है, 1 होगी। ठीक है, ये लो लिख देते हैं, 1 गुणा 2 बराबर 2। SO4 कितने हैं, पूरा 1 मानो, तो 1 मानो पूरा इसको, SO4 1 है, मतलब कि SO4 जो है 1 है। तो कितना है, 1 गुणा 1 बराबर 1। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, या क्या इसको यदि ये नहीं लिखना चाहो तो ऐसे लिखना चाहो, S के कितने हैं, तो S कितने हैं भाई, यहां पर अलग से लिखना चाहो
यदि आपको एक से समझ नहीं आए, अलग से लिखना चाहो तो S के आगे कोई संख्या नहीं है तो 1 होगी, तो 1 गुना 1 बराबर S के 1 है। ऑक्सीजन 4 गुना 1 बराबर 4, तो टोटल गिन लेते हैं भाई। देखो 7 ऑक्सीजन ये है और 4 ये हैं, तो 11 है, प्लस 4 बराबर 11 है ना। तो ये आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो ऐसे भी ठीक है। ठीक है, तो अब अपन को इधर देखना है क्या है। इधर के कितने हैं भाई, के कितना है इधर, 1 गुना 2, कोई संख्या नहीं है, आगे 1 होगा, 1 गुना 2, SO4 वही, SO4 देखना चाहो तो मेरी मानो तो आप एक साथ लिखो, जिससे आपको क्या बड़ा नहीं हो। ठीक है, तो SO4 को आप एक साथ लिख लो। ठीक है, तो SO4 कितने हैं भाई, 1 है, यहां पर SO4 जो है 1 है, इधर 1 SO4 तो ये रहा SO4, 1 तो ये रहा और 4 ये रहे। मतलब ये 4 कैसे है, देखो 1 Cr इससे 2 जुड़े हुए हैं, 1 SO4 और 1 SO4। ठीक है, 1 Cr ऐसे है, इससे भी 2 जुड़े हैं, SO4, मतलब 4 SO4 ये हैं। ठीक है, और 2 Cr ये हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, ऐसे लिख दिया। तो यहां पर आपको SO4 1 तो ये रहा और 4 ये रहे, तो कितने हुए भाई, 4 गुना 1, देखो 1 तो ये है, तो पूरा टोटल 1 है, 1 से गुणा करेंगे, 1 गुना 1, ठीक है, बराबर 1। दोनों को साथ लिखना चाहो तो 4 गुना 1 है पूरा ये। ठीक है, मतलब ये 4 है, इन 4 का गुणा 1 से कर दो, यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो क्या हुआ, 4 गुना 1 4 है, प्लस 4 बराबर कितने हुए, 5। टोटल कितने हुए, 5। देखो समझ नहीं आया, फिर से देखो। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ये 5 है, क्या है, 5 है। तो अब ये 4 है, यहां पर कोई संख्या नहीं है, 1 है, ये 4 है, इन 4 का गुणा कर दिया 1 से। ठीक है, और इस 1 का पूरे का गुणा कर दिया, ये 1 है भाई, मान लो ये ऐसे लिख रहा है, तो इस 1 का गुणा 1 से कर दिया, तो 1 गुणा 1 बराबर 1 ये आ गया, और 4 ये हैं, प्लस के 4 बराबर कितने हुए, 5 SO4। ठीक है, तो इधर कितने हुए, 5 SO4। ठीक है, अब अपन देखें इधर Cr कितने हैं, तो Cr कितने हैं भाई, इधर 2 गुणा 1, एक संख्या आगे है ना, कोई संख्या नहीं है तो 1 होगी, तो 2 गुणा 1 बराबर 2। इधर H कितने हैं, 2 गुणा 1, कोई संख्या नहीं है आगे तो 1 होगा, 2 गुणा 1 बराबर 2। ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन 1 यहाँ है, कोई संख्या नहीं है तो 1 लगा देंगे, आगे 1 लगा देंगे, तो 1 गुणा 1 बराबर 1, और 2 इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो 1 तो होगा ही। ठीक है, 2 गुणा 1 बराबर कितने हुए, 2, तो 1 प्लस 2 बराबर 3। भाई 1 तो ये है और 2 ये है, तो 3 है। अब अपन संतुलित करते हैं, क्या करते हैं, संतुलित। पहले के को ही देखते हैं, ये संतुलित है या नहीं। इधर के कितने हैं, इधर के कितने हैं भाई, 2 हैं, इधर कितने हैं, इधर भी 2 हैं, के संतुलित है। ठीक है, Cr देख लो, Cr इधर कितने हैं, 2 हैं, ये रहे Cr इधर कितने हैं, 2 हैं। इधर Cr देखते हैं, ये देखो इधर Cr हमने देखा, ये रहे इधर 2 हैं, तो ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है, ये दोनों तो हो गए संतुलित। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 7 हैं, क्या है, 7 हैं। और इधर देखते हैं अब कितने हैं, ऑक्सीजन 3 ही हैं। चलो ऑक्सीजन को अभी छोड़ दो, आगे देखते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ दो, आगे चलते हैं अभी। ठीक है, यहां पर अभी अपन देखेंगे ऑक्सीजन को, ये अपने आप संतुलित हो जाएगा। ठीक है, H को देखते हैं, हाइड्रोजन इधर 2 हैं और उधर कितने, देखो हाइड्रोजन इधर तो 2 हैं और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, कितने हैं भाई, 3 हैं, वो सॉरी 2 हैं, इधर भी कितने हैं, 2 है। हाइड्रोजन बैलेंस संतुलित है। ठीक है, हाइड्रोजन संतुलित है। अब आगे देखते हैं अपन SO4, इधर तो एक ही SO4 है और इधर कितने हैं, 1 और 4, मतलब SO4 जो है टोटल 5 है, इधर कितना है, 1 है। तो अब अपन क्या है, SO4 को संतुलित करते हैं, इधर तो 5 है, इधर 1 ही है, तो इसको संतुलित करने के लिए क्या लगा दे भाई, क्या करते हैं,
5 लगा दे। देखो अपन लगा देते हैं इधर 8। देखो पहले अपन हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं, शायद संतुलित है, हाँ संतुलित है हाइड्रोजन, ठीक है। तो अपन इसको संतुलित करने के लिए क्या है, एक SO4 ये है 3 और अच्छा इधर 1 है, इधर 4 और 1 5 है। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या है, अपन ने ये लगा दिया, 5 SO4 हो गए पूरे टोटल। ऐसे देखो एक H2SO4 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 H2SO4। तो देखो 1 2 3 4 5 प्रत्येक अणुसूत्र में एक SO4 है, ठीक है। तो समझ आया कितने H2SO4 है, 5 है। तो ये टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। समझ आया। चलो SO4 को हमने संतुलित कर दिया। अब इसमें क्या असंतुलित हो गया, देखो अब इसमें हाइड्रोजन असंतुलित हो गया। इधर तो 10 हैं और उधर कितने हैं, 2 हैं। तो इनको संतुलित करने के लिए देखो सबसे पहले अपन ने इसमें क्या किया, 5 से गुणा कर दिया तो 5 हो गए। SO4 भी संतुलित, इधर SO4 भी संतुलित, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन क्या है, संतुलित नहीं है। इधर तो 5 से गुणा होने पर ये क्या हो गया, 10 हो गया, 2 गुणा 5 10 हो गया। और इधर क्या है, 2 ही है। तो इसको 10 करने के लिए क्या है, इसको भी 5 से गुणा कर दें, ये लो, क्लियर है। ये गुणा कर दिया 5 से तो बराबर ये भी हो गए 10। हाइड्रोजन संतुलित, इधर भी संतुलित। अब अपना रह गया क्या, ऑक्सीजन। क्या रह गया, ऑक्सीजन रह गया। इसको संतुलित करना है। इधर ऑक्सीजन देख लो अब आप कितने हैं, इधर 7 हैं, ठीक है। इधर कितने हैं, 5 और 2 7। समझो देखो 10 वो तो हाइड्रोजन है, ठीक है। देखो अब यहां पर क्या है, एक कोई संख्या आ चुकी है, 5 लगा दिया है। तो 5 गुणा 1 कितना हुआ, कितना हुआ 5। देखो अब यहां पर ऐसे कर लें, 1 गुणा 5 बराबर 5, ठीक है। और दूसरी ऑक्सीजन में 2 है तो प्लस 2 बराबर 7। तो इधर भी 7 ऑक्सीजन हो गए। देखो 5 इस 1 का गुणा कर दो, 1 गुणा 5 बराबर 5 ही आएगा, ठीक है। 5 प्लस 2 7 और इधर भी देख लो आप 7 ही हैं ऑक्सीजन। समझे। तो मैं इस अभिक्रिया को अभी आपके पहले जैसी लिख रहा हूं और दूसरे रिएक्शन में अपन इसको संतुलित करेंगे। तो ये रिएक्शन इस प्रकार है आपकी, ठीक है। तो मैं इस संतुलित रिएक्शन को यहां लिख रहा हूं, ठीक है। K2SO4 प्लस 5H2SO4 इज इक्वल टू K2SO4 होगा, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल 4 प्लस 5H2O प्लस O2। तो ये तो है असंतुलित समीकरण और ये क्या है, ये जो है आपकी संतुलित है। तो देखो जो भी समीकरण आप संतुलित करो, सबसे पहले उसके अभिकारक के जो अणु हैं उनको एक साइड बॉक्स में लिख लो, उत्पाद के जो हैं उनको, फिर उनकी संख्या को देख लो और संख्या जो जो है असंतुलित है उसको संतुलित करते जाओ। जितनी देखो इधर 2 है, इधर यदि 1 होती तो इसको 2 से गुणा कर देते, लेकिन पहले से ही 2 है तो ये संतुलित है। तो मेरा मानना ये है कि फिर से आपको रिपीट करके बता रहा हूं, सबसे पहले आप सबसे पहली संख्या को संतुलित करके देखिए, यदि वो संतुलित है तो अगली पर चलिए, उसको कर दोगे तो अगली पर चलिए, ठीक है। तो अभिकारक और उत्पाद में कहीं पर भी आप कोई सी भी संख्या को आगे पीछे कर सकते हो। आपको लास्ट एग्जांपल और मैं करके बता रहा हूं, ठीक है। फिर आपको मैं कुछ एग्जांपल दूंगा जो आपको घर से करने हैं। देखो एक एग्जांपल आपकी बुक का ही है, क्या है, Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2, ये है। अब अपन को देखना है पहले तो ये संतुलित है या नहीं है,
तो उसके लिए हम पहले क्या है Fe के परमाणुओं को देखते हैं कितने हैं, H के देखते हैं कितने हैं, ऑक्सीजन के देखते हैं कितने हैं। ठीक है, इधर Fe कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, ये कितने देखते हैं, H के कितने हैं इनके। ठीक है, तो ये देखने हैं हमें। तो क्या है Fe क्या है, कोई संख्या नहीं है, आगे 1 होगी, नीचे नहीं है 1 होगी, तो 1 गुणा 1 बराबर 1। क्लियर। इधर हाइड्रोजन क्या है, आगे कोई संख्या नहीं है, 1 होगी तो 1 गुणा 2 बराबर 2। ऑक्सीजन के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 होगी, 1 गुणा 1 बराबर 1। ठीक है, इधर Fe देखते हैं, इधर कोई संख्या नहीं है, 1 है, 1 गुणा नीचे संख्या है 3 बराबर 3 है। ऑक्सीजन 4 दिया है, 4 गुणा 1, 1 गुणा 4 या 4 गुणा 1 बराबर 4। इधर कोई संख्या नहीं है तो 1 होगी, तो 1 गुणा 2 बराबर 2। ठीक है, तो अब मैंने ये संख्या इस प्रकार यहाँ पर आपको लिख दी है जिससे आसानी हो देखने में, गुणा करने में। ठीक है, तो अब मैं ये साफ कर दूं, तो क्या है आपको जब भी समीकरण संतुलित करो तो इस प्रकार संख्याएं नहीं लिखनी है, ये तो मैं आपको सरलता से समझ आ जाए इसलिए लिख कर बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसको संतुलित करने के लिए पहले हम देखें कि परमाणु की संख्या किधर बराबर है नहीं। इधर Fe के 1 है, इधर 3 है। ठीक है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इधर 4 है। तो अभिक्रिया क्या है, असंतुलित है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या अलग अलग है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, आप सबसे पहले वाले परमाणु को संतुलित करना। ठीक है, तो इधर Fe के कितने हैं, 1 है, इधर 3 है, तो इसको 3 करने के लिए 1 से गुणा कर दे 3 का, तो कितने आ गए 3, तो अपन 3Fe यहां लगा देंगे, ये संतुलित 3 लग गए भाई। 3 गुणा, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 1 तो होगी ही, मैंने बताया छुपा हुआ नंबर, तो 1 गुणा 3 बराबर 3, Fe संतुलित। H2O को देखते हैं, इधर H2 कितने हैं, 2 हैं, इधर H2 2 हैं, ये संतुलित है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन इधर कितने हैं, इधर कितने हैं 4 हैं, इधर कितना है 1 है, तो इसको 4 करने के लिए क्या है 4 से गुणा कर दें, मतलब यहां 4 लगा दें, 4 लगा दिया तो अपने ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन असंतुलित हो गया। भाई 4 से कर दिया तो ये तो संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन के अब कितने हो गए, गुणा 2 गुणा 4 बराबर 8 हो गए इधर। तो इधर भी 8 करने के लिए क्या करेंगे, इसको कितने से गुणा कर देंगे, कितने से, ये तो H है ऑक्सीजन है, तो इसको कितने से 4 से गुणा कर दे, इधर 2 है, ये जो 2 है इनको 4 से गुणा कर दे 8 करने के लिए, तो ये लो, ये अपनी संतुलित हो गई। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पर मिटा दूं और फिर अपन इसको आगे संतुलित करते हैं। ये जो है आपकी संतुलित समीकरण यहाँ लिख रहा हूँ, 3Fe प्लस 4H2O इजिकल टू Fe3O4 प्लस 4H2, ये जो है आपकी संतुलित समीकरण है। क्लियर है भाई। तो जिस भी समीकरण को आप संतुलित करो सबसे पहले ऐसे LHS और RHS दोनों के तत्वों की परमाणु की संख्या को ज्ञात करो, कितने कितने हैं, फिर उनकी तुलना करो, इधर बराबर है या इधर नहीं है, इधर है तो उधर नहीं है तो कैसे क्यों नहीं है, फिर आपको वो बराबर करने हैं। और बराबर कैसे करने हैं, आगे की तरफ ही लगानी है, कोई भी संख्या लगानी है आगे की तरफ, इस साइड। ठीक है, कहीं पर भी लगाओगे तो आगे की तरफ इस तरफ संख्या लगानी है। ठीक है, नीचे की तरफ नहीं लगानी है। क्लियर है। एक और अब मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं जो आपको करने हैं और करके मुझे कमेंट में बताने हैं। तो एक एग्जाम्पल है आपका C3H8 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O, ये आपको संतुलित करना है। दूसरा है BaCl2 प्लस K2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस KCl। ये समीकरण बतानी है संतुलित है या नहीं है, देखना है और इसको संतुलित करना है। ये अभिक्रिया जितनी भी है असंतुलित है, इनको संतुलित करना है। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं। ठीक है, एक है आपकी H2, एक है आपकी Al4C3 प्लस H2O इज इक्वल टू AlOH का होल थ्राइज 3 प्लस CH4, ये समीकरण संतुलित करनी है। चौथी है आपकी
प्लस H2O इज इक्वल टू, ये तो मैंने आपको करा ही दिया है, ठीक है। एक है आपकी Zn प्लस AgNO3 इज इक्वल टू ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। तो ये अभिक्रिया आपको संतुलित करनी है, ठीक है। क्या करनी है? संतुलित करनी है। और एक और लास्ट एग्जांपल ले लो आप, आपको कौन सा हो जाएगा? एक एग्जांपल आप ले लो H2SO4 प्लस NaOH, तो क्या बन जाएगा यहां पर? सही से लिख लो, NaOH। तो यहां क्या बन जाएगा? Na2HSO4 प्लस क्या बन जाएगा? H2O। क्या बन गया भाई? H2O बनेगा ना, वो सॉरी हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये अभिक्रिया जो है आपको क्या करनी है? संतुलित करनी है। क्या करनी है भाई? संतुलित करनी है। क्लियर? तो मुझे आशा है कि भाई आपको ये समझ आ गया होगा, और समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे क्या है कि मैं आपकी ये परेशानी जो समझ नहीं आया है उसको ठीक कर सकूं, आपको बता सकूं, ठीक है। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। अगली जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे आपकी केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में।